हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, टू डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फिल्ड with the register of the company are memorandum of association, article of association. Memorandum is the most important document. It is the foundation of the company. तो इसमें ये बताया गया है जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं कंपनीज एक्ट में, तो जो रजिस्ट्रार होता है रजिस्ट्रार को दो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं कंपनी की तरफ से। जो एक तो होता है डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट है वो सुपीरियर डॉक्यूमेंट माना जाता है, मतलब सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इन्फीरियर डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो मेमोरेंडम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है और इसे फाउंडेशन भी माना जाता है कंपनी की स्टार्टिंग हुई है कंपनी की। पर्पस ऑफ मेमोरेंडम: द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स कैन नो द फील्ड इन विच देयर फंड्स आर टू बी यूज्ड बाय द कंपनी। जो पर्पस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कि जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स को ये पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी हमारे पैसे कौन सी फील्ड में इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पे यूज़ कर रही है। द आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी कैन नो एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। और जो भी आउटसाइडर्स कंपनी के साथ डील करने के बारे में सोच रहे होंगे वो कंपनी का पहले मेमोरेंडम देखेंगे, और मेमोरेंडम देखकर उनको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, कंपनी के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। Company can exercise only such powers which are mentioned in the memorandum or which are implied automatically। तो कंपनी सिर्फ वही अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, वही पावर्स यूज़ कर सकती है जो मेमोरेंडम में मेंशन किए गए हैं या ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड होती हैं। जो एनी एक्ट विच इज़ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज़ अल्ट्रा वायर्स। कोई भी ऐसा काम जो कंपनी की मेमोरेंडम के अंदर मेंशन नहीं है या कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाएगा। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स का मतलब होता है पावर्स, कि मतलब अपनी पावर से बाहर उन्होंने काम किया है कोई। दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द कंपनी, वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम कि मेमोरेंडम के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं जिससे मेमोरेंडम बनता है। लाइक द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉजेज। सबसे पहले है हमारा नेम क्लॉज। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन मस्ट हैव द नेम ऑफ इट्स ऑन। कंपनी एक लीगल पर्सन मानी जाती है और उसका अपना अलग एक नाम होता है। एनी सुटेबल नेम में बी अडॉप्टेड, कोई भी सुटेबल जो नेम होगा वो अडॉप्ट किया जा सकता है। बट इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ अनडिज़ायरेबल, इट कैन नॉट अलाउड टू बी अडॉप्टेड। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो नेम अनडिज़ायरेबल होगा, कि मतलब ठीक नहीं होगा, तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा अडॉप्ट करने के लिए। इट शुड नॉट कॉन्ट्रावेन द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड द नेम्स। और वो जो नाम रखेंगे वो एम्बलम और नेम्स के प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन ना करते हों, वॉलेट ना करते हों। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट है एक 1950 का, कि उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस को वॉलेट ना करते हो, ऐसा नाम नहीं रखना है। कंपनी मे नॉट अडॉप्ट अ नेम विच इज़ आइडेंटिकल विद अनदर कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तो इसमें यह बताया गया है कंपनी कोई ऐसा नाम अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसके नाम के रिलेटेड ऑलरेडी कोई कंपनी हो एग्जिस्टेंस में रजिस्टर्ड, और अगर उसने करा ऐसा तो उसे मिसलीडिंग भी समझा जा सकता है। सपोज कंपनी इज़ रजिस्टर्ड एंड इट्स नेम इज़ आइडेंटिकल विद अनदर कंपनी। अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और कंपनी का नेम किसी और कंपनी के साथ मिलता जुलता हुआ, दैट अदर कंपनी कैन फाइल द सूट फॉर इंजंक्शन बी रेस्ट्रेन द न्यू कंपनी फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम। तो जो अदर कंपनी है वो सूट फाइल कर सकती है दूसरी कंपनी पे, जिसने न्यू कंपनी पे जिसने उसके मतलब मिलता जुलता नेम रखा है, कि उसके कंपनी का जो इंजंक्शन मतलब रोकने के लिए। इट वॉज सो डिसाइडेड इन अ केस एशियाटिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस न्यू एशियाटिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मिलता जुलता नेम है काफ़ी। द पब्लिक कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी मस्ट यूज़ द वर्ड लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड। जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उनको लिमिटेड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कंपनी के मतलब नाम के एंड पे। एंड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड हैव यूज़ द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑफ इट्स नेम। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको अपनी कंपनी के नाम के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। द पर्पस इज़ दैट आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी मस्ट नो दैट द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड।
इसका मेन पर्पस यही होता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने का कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, पहली बात उनको ये पता चल जाता है कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, ये एक तरह की निशानी मानी जाती है। और उनको ये पता चल जाता है कि हाँ इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है शेयर होल्डर्स की या अनलिमिटेड है। द नेम ऑफ द कंपनी एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी प्रिंटेड और अफिक्स्ड आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। तो इसमें ये बताया गया है जो कंपनी का नेम होगा या कंपनी का एड्रेस होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो उनके सारे के सारे ब्रांच ऑफिस के बाहर के साइड पे मेंशन होगा। एज पर सेक्शन 8 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अलाउ द कंपनी टू ओमिट द वर्ड लिमिटेड। तो इसमें बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 में बताया कंपनीज एक्ट के कि जो लिमिटेड वर्ड है वो ओमिट हो सकता है, मतलब किसी किसी कंपनी को छूट मिल सकती है। सच कंपनीज आर लाइक ऑफ साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट। जैसे साइंस के रिलेटेड या रिसर्च के रिलेटेड कोई कंपनीज हैं, उनको ये छूट मिल सकती है कि वो लिमिटेड वर्ड लगाना उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। वैसे रिलीजन के रिगार्डिंग जो कंपनीज होती हैं या चैरिटी पर्पस के लिए या प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट के लिए कोई कंपनीज बनी होती है तो उनके लिए ये छूट मिल सकती है कि वो लिमिटेड वर्ड ना यूज़ करें। सपोज लास्ट वर्ड लिमिटेड इज़ नॉट यूज्ड इंटेंशनली। अगर लास्ट वर्ड जो लिमिटेड है कंपनी के एंड नाम के एंड पे लिमिटेड वर्ड नहीं यूज़ किया गया अपनी मर्जी से, देन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में बी हेल्ड पर्सनल लाइबल फॉर द डिफ़ॉल्ट। तो अगर किसी भी पर्सन ने, किसी भी डायरेक्टर ने या किसी भी शेयर होल्डर ने डिफ़ॉल्ट किया तो उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लाइबल माने जाएंगे। चेंज ऑफ द नेम, कंपनी में चेंज इट्स नेम ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विद द रिटर्न अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये बताया गया कंपनी अपने कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न में अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके लिए। अब हम सेकंड क्लॉज की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हमें ये बताना, कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि उनकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है सिचुएटेड। एंड कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। और कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन जब भी होगी उसके 30 days के अंदर अंदर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अगर तो रजिस्टर्ड ऑफिस 30 days के अंदर नहीं है तो जब भी कंपनी कमेंस करेगी अपना बिजनेस तो उसके पास उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। जो भी मतलब विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले वो करेंगे या तो बिजनेस कमेंस करेंगे इनकॉर्पोरेशन के 30 days कंप्लीट होने से पहले। Every correspondence must be at the registered office of the company. Change of the registered office. A company can shift its registered office from one place to other within the same city or town or village by passing ordinary resolution. कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है, सेम सिटी में, सेम टाउन में या सेम विलेज में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। इफ़ इट इज़ टू बी चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अदर, अगर उनकी सिटी चेंज होगी बट विद इन द सेम स्टेट बट स्टेट सेम रहेगी, कंपनी कैन डू सो, कंपनी कर सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नोटिस ऑफ चेंज मस्ट बी गिवन टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी विद इन 30 days ऑफ द चेंज। जो भी चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का नोटिस है वो कंपनी को रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा 30 days के अंदर अंदर। If it is not done, every officer of the company who is at fault shall be liable to punishment with a fine up to rupees 1000 for every day during which default continues and maximum amount of rupees 1 lakh। तो इसमें बताया गया अगर 30 days के अंदर अंदर कंपनी का जो नाम उन्होंने चेंज किया कंपनी ने वो रजिस्ट्रार को नहीं सबमिट करवाया, नहीं बताया, नोटिस वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाया रजिस्ट्रार को, तो कंपनी के जो भी मतलब ऑफिसर होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी, वो लाइबल होंगे 1000 फाइन के पर डे के अकॉर्डिंग जब तक डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा, और मैक्सिमम फ़ाइन उनका 1 लाख तक जा सकता है। इफ़ द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट करना चाहती है, इन दैट केस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन हैव टू बी पास्ड। उस केस में कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है अप्रूवल लेना, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव रिस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन टू फाइल द ऑब्जेक्शंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन होगी उनके रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने से। तो अब हम बात करें थर्ड क्लॉज के, ऑब्जेक्ट क्लॉज। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन because it sets out the purpose
for which the company is formed and kinds of activities of the are the business which it wants to carry। तो इसमें बताया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोज माना जाता है MOA का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इसमें ये सेट होता है कि कंपनी का पर्पस क्या है कंपनी को बनाने का, और कंपनी के अंदर क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी। द ऑब्जेक्ट क्लोज कैन बी डिवाइडेड एज अंडर। ऑब्जेक्ट क्लोज को डिवाइड किया गया है मेन ऑब्जेक्ट्स, नेमली द मेन बिजनेस विच इट वांट्स टू कैरी और एंसिलरी टू अचीव द मेन ऑब्जेक्ट। कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होगा कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है जो कैरी करना चाहती है। अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जो मेन ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज लाइज इन द फैक्ट दैट इट डिटरमाइंस द पर्पस एंड कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो एक इंपॉर्टेंस क्लॉज माना जाता है, और उससे पर्पस इनका पता चलता है कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है और कैपेसिटी क्या है कंपनी की। कंपनी का कौन से फील्ड में क्या काम करना चाहती है, क्या बिजनेस करना चाहती है, क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी में अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट्स फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। कंपनी इन ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को अल्टर कर सकती है इन पर्पसेस के लिए। टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली। अपने बिजनेस को मोर इकोनॉमिकली या एफिशिएंटली करने के लिए, मतलब सुधार करने के लिए अपने बिजनेस में, और बजट वगैरह और भी सुधारने के लिए। बट इट कैन नॉट मेक सब्सटेंसिव अल्टरेशन। बट सब्सटेंटिव अल्टरेशन नहीं कर सकती कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में। इन ऑर्डर टू इनेबल द कंपनी टू कैरी ऑन मेन पर्पस विद न्यू एंड इम्प्रूव्ड मीन्स। तो कंपनी अपने जो भी उनका पर्पस है मेन, उसको जो कैरी करेगी उसका इम्प्रूव्ड वगैरह इम्प्रूव कर सकती है ऑब्जेक्ट में अपने, तो अल्टरेशन हो सकती है। कंपनी में अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लोज टू एक्सटेंड द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशंस। कंपनी अपने जो भी उनके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका लोकल एरिया जो भी होगा उसको एक्सटेंड करने के लिए कर सकती है अल्टरेशन। अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में ऑल्सो बी अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो भी अल्टरेशन होगी ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, वो जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगी उनको अलाउड वगैरह में बी ऑल्सो अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अल्टरेशन करके ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। टू सेल और डिस्पोज ऑफ एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के किसी भी पार्ट को, मतलब अल्टरेशन जो भी होगी ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कंपनी के किसी भी पार्ट को सेल वगैरह कर सकती हैं। एन अल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज परमिशेबल फॉर द पर्पस ऑफ अमेलगामेशन। जब कंपनी अमेलगामेशन करना चाहती है उस टाइम पे कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन वगैरह कर सकती है। प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द कंपनी। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देन कन्फर्मेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। कन्फर्मेशन रिफ्यूज़ भी की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हाउएवर बिफोर कन्फर्मेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड। कन्फर्मेशन देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सफिशिएंट नोटिस हैज़ बीन गिवन टू द डिवेंचर होल्डर नेमली क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को सफिशिएंट नोटिस प्रोवाइड होना चाहिए। एंड द पर्सनस हुज इंटरेस्ट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द अल्टरेशन। और उन पर्सनस को नोटिस जाना चाहिए जिनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है अल्टरेशन करने से ऑब्जेक्ट क्लॉज में। इफ़ द ऑब्जेक्शन इज़ फाइल्ड, अगर ऑब्जेक्शन वगैरह कोई फाइल्ड होती है, इट मस्ट बीन डिस्पोज ऑफ टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सेटिस्फेक्शन को। रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरेशन। वैन द अल्टरेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्म कर देगी अल्टरेशन के लिए, कन्फर्मेशन दे देगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड मेमोरेंडम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा उसके सर्टिफाइड कॉपी के साथ जो मेमोरेंडम का अल्टर्ड मेमोरेंडम होगा उसकी प्रिंटेड कॉपी लेकर उसको फाइल करना है कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर करना है। डेट ऑफ ऑर्डर का जो डेट है उसके आने से पहले मतलब उसके होने से 3 मंथ्स के अंदर अंदर करना है। अगर 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ है तो 1 जनवरी से 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से पहले करना है। द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द अल्टरेशन एंड विद इन 1 मंथ रजिस्ट्रार शुड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार को अल्टरेशन वगैरह रजिस्टर्ड जो उसने करी है, जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा अल्टरेशन को, और 1 मंथ के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा कंपनी को। सपोज नो अल्टरेशन हैज़ बीन गॉट रजिस्टर्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो इसमें बताया गया है अगर अल्ट्रेशन वगैरह नहीं रजिस्टर्ड होती है 3 मंथ्स के अंदर अंदर डेट ऑफ कन्फर्मेशन जो भी है ऑर्डर जिस दिन का ऑर्डर था उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर सेंटर अगर रजिस्ट्रार नहीं रजिस्टर करता द अल्ट्रेशन शेल बिकम वॉइड एंड इनऑपरेटिव। तो जो रजिस्ट्रेशन होगी जो अल्ट्रेशन होगी अल्ट्रेशन वॉइड बन जाएगी और इनऑपरेटिव बन जाएगी। मतलब अल्ट्रेशन अगर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद हुई भी तो वो ऑपरेट नहीं करेगी, मतलब किसी काम की नहीं होगी, वॉइड होगी, वॉइड मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। अब हम बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में। इन केस ऑफ अ कंपनी हुज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। अगर किसी कंपनी के मतलब लाइबिलिटीज़ जो हैं मेंबर्स की वो लिमिटेड है, शेयर्स से लिमिटेड है या गारंटी से लिमिटेड है, इट मस्ट कंटेन अ क्लॉज इन द मेमोरेंडम स्टेटिंग दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में ये बताना पड़ेगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेंशन करना पड़ेगा। इन सच सिचुएशन द इफेक्ट ऑफ अ क्लॉज इज़ टू टेल क्लियरली दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। तो इस क्लॉज का मतलब सिर्फ यही है कि मेमोरेंडम में ये स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। द इफेक्ट इफ दिस क्लॉज इज दैट इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नो मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो इसमें ये इस इफेक्ट का इस क्लॉज के इफेक्ट का सिर्फ यही मतलब है कि जो तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो नो मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। इन केस ऑफ फुली पेड अप शेयर्स ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग। तो फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझाएंगे आपको। ए होल्डिंग 100 शेयर्स ₹10 ईच। तो जो ए पर्सन है उसने 100 शेयर्स होल्ड कर रखे थे और ₹1 पर शेयर था। ही इज़ ऑलरेडी पेड ₹5 पर शेयर। तो उसने ₹5 पर शेयर के अकॉर्डिंग भेज दिए थे, मतलब 100 शेयर्स थे उसके पास, तो ₹1 का 1 शेयर था अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी ₹10 का 1 शेयर था। और अगर तो 100 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन रहा है ₹1000। अगर हम 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन रहा है ₹500। तो जो ए था, ए ने ₹500 ऑलरेडी भेज दिए थे कंपनी को, बट जो बाकी रिमेनिंग ₹5 है कंपनी सिर्फ उसको बाकी रिमेनिंग ₹5 के लिए कंपेल कर सकती है, ना कि पूरे के पूरे मतलब जितनी भी लाइबिलिटी बन रही है कंपनी की उतने के लिए नहीं कंपेल कर सकती, या क्रेडिटर्स जो भी हैं वो ₹5 के लिए ही कंपेल कर सकते हैं। नाउ ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग। जब उसने ₹5 दे दिए तो उसके बाद उसको कुछ और नहीं देना पड़ेगा। अगर उसने फुली पेड अप एक ही बार में ₹1000 दे दिए थे तो उसको फिर भी कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम स्टेट्स द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विद विच कंपनी प्रपोजेज टू बी रजिस्टर्ड। कैपिटल क्लॉज में ये बताया गया है जो मेमोरेंडम में ये बताना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट वगैरह ऑथराइज्ड कैपिटल है जो कंपनी के कंपनी ने प्रपोज कर रजिस्टर्ड होने के टाइम पे। इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट कंपनी इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट बाय सेलिंग द शेयर्स इन द मार्केट। ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑथराइज वगैरह होगी कंपनी को जो मतलब शेयर्स उन्होंने सेल करने हैं उसके अमाउंट कलेक्ट करने के लिए मार्केट से। एसोसिएशन क्लॉज, दिस क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टिव क्लॉज, नेमली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर्स विद देयर एड्रेस मस्ट साइंड द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस। इसमें बताया गया अगर तो पब्लिक कंपनी का केस है तो उसमें 7 के 7 मेंबर्स जो होंगे, मतलब कम से कम 7 मेंबर्स, उनके एड्रेसेस होने ज़रूरी है और उनके साइन होने ज़रूरी है मेमोरेंडम पे, और एक विटनेस प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो मेमोरेंडम में 2 मेंबर्स कम से कम होंगे जो साइन करेंगे मेमोरेंडम को, और वहाँ पे भी एक विटनेस की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।